हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक। और जैसे कि आपको पता है, हम लोग हर तरीके की वेल्डिंग मशीनें सर्विस और सेल करते हैं, जैसे कि आर्क, मेग, टिग, प्लाज्मा, एसीटीसी, एल्यूमिनियम वेल्डिंग के लिए हर तरीके की हम लोग वेल्डिंग मशीनें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हर तरीके की वेल्डिंग मशीनें हम लोग सर्विस और सेल करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमको कौन सी वेल्डिंग मशीन लेनी चाहिए, कौन सी वेल्डिंग मशीन से हम किस तरीके की वेल्डिंग कर सकते हैं, कौन कौन सी वेल्डिंग कर सकते हैं एसएस पे, एमएस पे या हमारे एल्यूमिनियम पे, और कौन सी वेल्डिंग मशीन कंबाइंड होती है। जैसे कि आर्क के साथ हमारा मेग आता है, आर्क के साथ हमारा टिग आता है और आर्क के साथ हमारा प्लाज्मा आता है। तीनों तरीके की एक साथ वेल्डिंग मशीनें नहीं आती हैं। अगर वो आती हैं तो ज़्यादा कामयाब, ज़्यादा सक्सेस नहीं होती हैं। तो हमें या तो आर्क के साथ मेग लेना चाहिए, आर्क के साथ टिग लेना चाहिए, वही वाली मशीनें हमारी ज़्यादा सक्सेस होती है। तो उसी के बारे में आपको बताऊंगा, आर्क, मेग, टिग और प्लाज्मा कौन सी वेल्डिंग मशीन हमको परचेज करनी चाहिए अपने काम के अकॉर्डिंग, और कौन सी मशीन को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो वर्किंग है वो हो जाए। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले हम आर्क मशीन से। जैसे कि हमारे आर्क की जो मशीनें होती हैं 200 एम्पियर से स्टार्टिंग हो जाती है, 200 एम्पियर से 600 एम्पियर तक, 630 एम्पियर, 650 एम्पियर, यहाँ तक हमारी मशीनें स्टार्टिंग हो जाती है। जैसे 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, इतने तरह के हमारे आर्क के वेल्डिंग आते हैं। अगर हमें फैब्रिकेशन का काम है, गेट गिल का काम है, अगर हमें एसएस एमएस का गेट बनाना है, कोई वेल्डिंग करनी है, तो हम 200 एम्पियर की मशीन परचेस कर सकते हैं। 200, 250, 270, 300 एम्पियर तक आप वेल्डिंग मशीन परचेस कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, काफ़ी लोग क्या होते हैं 300 एम्पियर की मशीन ले आते हैं, जो कि वो वाली मशीनें सिंगल काट की होती हैं, ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है। तो अगर हमें मशीनें परचेस अभी कभी आप परचेस करोगे तो उन्हें बोलिए या तो हमें 3 काट की मशीन दे दीजिएगा, या तो हमें मल्टीपल काट की मशीन चाहिए, जो हमारी जल्दी ख़राब नहीं होती है। सिंगल काट की मशीनें क्या होती हैं, ज़्यादा चलती नहीं है, और अगर कभी ख़राब होगी तो सर्विस में काफ़ी दिक्कत आता है। सर्विस वो वाली मशीनें होती नहीं है, क्योंकि एक ही प्लेट में, उसमें एक ही प्लेट होता है जिसमें पूरा मटेरियल जो होता है उसका एक ही प्लेट में लगा रहता है। उसमें आईजीबीटी भी उसमें, डायोड भी उसमें, कैपेसिटर भी उसमें, पूरा सर्किट उसमें, फायरिंग उसमें, तो एक कार्ड उतना कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमें 3 कार्ड की मशीन चाहिए, या तो हमें मल्टीपल कार्ड की मशीन चाहिए, जो कि हमारी 5 कार्ड में मशीन आती है। अगर आपका फैब्रिकेशन का काम है, गेट गिल का काम है, तो आप 200 एम्पियर, 250 एम्पियर, 300 एम्पियर, 350 एम्पियर की मशीन परचेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो स्टार्टिंग है 270 एम्पियर से स्टार्टिंग है, 270 है, फिर 280 है जो सिंगल और डबल फेज दोनों चलता है, उसके बाद 325 है, उससे बड़ी मशीन, और लास्ट जो मशीन है हमारी वह है 350 एम्पियर, जो सिंगल फेज और डबल फेज दोनों पे चलता है। अगर आपका ज़्यादा वर्किंग है, आपको शेड वगैरह बनाना है, ट्रैक्टर ट्रॉली बनाना है, आपको लंबी वेल्डिंग करनी है, कोई गाटर वगैरह काटना है, काफ़ी जगह हैवी वेल्डिंग होती है, तो आप कम से कम 350 एम्पियर की मशीन परचेस कर सकते हैं, जो कि सिंगल फेस और डबल फेस दोनों पे वर्किंग करता है। उस मशीन से हम थोड़ा बहुत 8 नंबर भी रोड चला सकते हैं, क्योंकि उसमें करंट ज़्यादा होता है और उसमें कैपेसिटर भी ज़्यादा लगे होते हैं और आईजीबीटी हैवी होती है। इसलिए अगर आपका बड़ा काम है, हैवी काम है, तो आप 350 एम्पियर की मशीन ही परचेस कीजिए। अगर आप छोटी मशीनें परचेस करेंगे तो उतना ज़्यादा लोड लेगा नहीं, और हमारी मशीन जो है, अगर आप 1-2 महीने भी आपने ज़्यादा वर्किंग कर दिया तो हमारी मशीन ख़राब हो जाएगी। तो अगर आपको हैवी काम है तो आप 350 तक मशीन परचेस कर सकते हैं, वो भी मल्टीपल कार्ड में। अगर आपके पास 3 फेज का कनेक्शन है तो आपको बड़ी मशीनें फिर परचेस करनी होती हैं। जो हमारी छोटी मशीनें होती हैं, मैंने बताया आपको, हम फैब्रिकेशन के लिए, गेट गिल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बड़ा काम है, शेड वगैरह बनाना है, तो आप 350 एम्पियर की यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई इंडस्ट्री में या कोई कंपनी में बड़ी मशीन चलती है, उनको कंटिन्यू वर्किंग करना होता है, जैसे वो जब तक हम होल्डर में से रोड हटाए नहीं, कंटिन्यू, जो जिसको हम लेयर बोलते हैं, तो उस वाले अगर हमें उस तरीके का काम करना है कंपनियों के लिए, तो हमको कम से कम 400 से 500 एम्पियर की मशीन परचेस करना होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, मॉड्यूल आईजीबीटी लगा होता है। जो नॉर्मल मशीनें होती हैं 350 एम्पियर तक, उसमें चिप वाली आईजीबीटी होती है, और जो बड़ी मशीन होती है उनमें 100 एम्पियर का, 150 एम्पियर का, 80 एम्पियर की आईजीबीटी लगी होती है, वो भी मॉड्यूल वाली, जो हैवी वाली आईजीबीटी होती है, जिनसे हम लेयर वगैरह मार सकते हैं और कंटिन्यू अपने वेल्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बड़ा काम के लिए बड़ी मशीनें परचेज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, हमारी टिग मशीन आती है। अगर हमें गेट गिल के लिए, अगर स्मॉल सा गेट बनाना है, हमें वेल्डिंग करनी है, तो हम टिग मशीन उस चीज़ के लिए परचेस कर सकते हैं। टिग मशीन अगर हम परचेस करेंगे तो उसमें हमें आर्गन का सिलेंडर लगाना पड़ेगा, उसमें फिर आपको आर्गन का सिलेंडर लगाना पड़ेगा अगर आप टिग मशीन यूज़ करते हैं। उसके साथ आपको
आर्गन की घड़ी आएगी अपनी, और उसमें हाउस पाइप आता है, उसकी टॉर्च आती है, उसमें टॉर्च का पूरा एसेसरीज आता है, उसमें आप दोनों वर्किंग कर सकते हैं। उससे हम 10 और 12 नंबर SSMS दोनों तरीके से रोड भी चला सकते हैं। और अगर हमें टिक वेल्डिंग करना हो, गैस वेल्डिंग करना हो, तो उस चीज़ से हम गैस वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन उसका कॉस्ट एकदम डबल हो जाता है। अगर हमारी 270 एम्पियर की मशीन हमारी 9000 की है, तो वही हमारी 200 एम्पियर की मशीन जो टिक वाली होगी वो हमारी 15000 की है, क्योंकि वो दोनों वर्किंग करके देगा, आपको आर्क भी चला के देगा और टिक भी चला के देगा। इस तरीके से अगर हम दोनों चीज़ एक साथ लेते हैं तो उसका रेंज बढ़ जाता है, क्योंकि हम दोनों वर्किंग एक मशीन से कर सकते हैं। उसी तरीके से क्या होता है, हमारी बड़ी मशीन आती है, जैसे अगर हमें हैवी काम करना है, भाई कंटिन्यू वेल्डिंग करनी है, 3 से 4 mm की लंबी लेयर मारनी है, तो उस चीज़ की हमारे पास 3 फेस की मशीन है, 300 एम्पियर की परचेस कर सकते हैं। अगर आपका हैवी काम है, अगर उससे भी ज़्यादा काम है, फिर हमारे पास 400 एम्पियर की मशीन है। अगर वो टैंक बनाना है, बड़े बड़े टैंक बनाने हैं, हैवी स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप टिक मशीन 400 एम्पियर ले सकते हैं। लेकिन जितने भी तरीके के टिक आते हैं वो दोनों कंबाइंड में रहते हैं, उससे आप टिक भी कर सकते हैं और अपना आर्क भी कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारी जो अगली मशीन है वो हमारी मिग मशीन है। मिग मशीन में हमारा CO2 का सिलेंडर लगता है और CO2 की उसमें घड़ी होती है। CO2 की हमारा जो रेगुलेटर होता है, CO2 का ही हमारा रेगुलेटर लगता है। उसमें क्या होता है, 2 तरीके की मशीन आती हैं, जैसे एक को हम इनबिल्ड बोलते हैं, एक को हम वायर फिटर बोलते हैं। इनबिल्ड का मतलब ये होता है कि जो हमारा रोल होता है घूमने वाला, वो मशीन के साथ ही हमारा टच हो जाता है, उसकी सिर्फ टॉर्च की लेंथ होती है 3 मीटर। और वायर फिटर वो होता है, मशीन हमारी अलग आएगी, वायर फिटर हमारा अलग आएगा, जिसमें हमारा मोटर घूमेगा, उस तरीके का। उसमें क्या होता है, जो वायर फिटर होता है उसकी जो वायर की लेंथ होती है वो 5 मीटर होती है, और जो मशीन की टॉर्च की लेंथ होगी वो हमारी होगी 3 मीटर, तो टोटल 8 मीटर होता है। तो हम अगर हमारे ज़्यादा एरिया में वर्किंग करना है तो हम उस मशीन से वर्किंग कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, 2 तरीके की वायर आती है, एक आता हमारा 0.8 का आता है, एक आता हमारा 1.2 का। ज़्यादातर यही दोनों यूज होते हैं। एक 1.6 का भी आता है, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ज़्यादा हमारा 0.8 का या 1.2 का होता है। अगर हमें 0.8 की वायर चलानी है तो हमें कम से कम लेनी पड़ेगी 300 एम्पियर तक मशीन। 300 एम्पियर की मशीन लेंगे तो हमारी 0.8 की वायर चलाएगी, उससे आप दोनों तरीके के काम कर सकते हैं। हमारा मिग भी चला देगा वो, और हमारा आर्क भी कर देगा, 10-12 नंबर का रोड भी चला देगा। और अगर हमको 1.2 की वायर चलानी है तो हमको कम से कम 400 एम्पियर की मशीन परचेज करना होगा। अगर हम 400 एम्पियर की मशीन परचेज करते हैं तो हमारा 400 एम्पियर की जो मशीन होता है वो हमारे इनबिल्ड में नहीं आता है, क्योंकि उसकी जो वायर होती है मोटी होती है, 1.2 की वायर होती है। उस चीज़ के लिए हमें वायर फिटर ही मशीन लेना पड़ेगा। जो 300 एम्पियर तक मशीन आता है वो हमारा ओनली सिंगल फेज तक आता है। अगर हमें 400 एम्पियर की मशीन लगानी पड़ेगी, वो सिंगल फेज में नहीं आता है। अगर आपको कोई करके देगा 400 एम्पियर, तो उसमें वो 300 एम्पियर को ही 400 एम्पियर बना के दे देते हैं, जो कि वो वर्किंग करता है नहीं। तो 400 एम्पियर की मशीन लेनी है तो कम से कम 3 फेज की ही मशीन आएगी जो कंटिन्यू वर्किंग करता है। 400 एम्पियर से भी आप 1.2 की वायर चला सकते हैं, आर्क भी चला सकते हैं, उससे आप 1.2 की वायर भी कंटिन्यू वर्किंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारी अगली मशीन आती है वो हमारी प्लाज्मा कटिंग होती है। प्लाज्मा कटिंग उसमें 2 चीज़ें होती हैं। जो हमारा प्लाज्मा अगर हमें परचेस करना होता है तो हम रिक्वायरमेंट होती है हमारे कंप्रेसर की, एयर से, क्योंकि हमारी एयर से हमारी जो मशीन होती है, जो हमारा सीट होता है MS या SS का, वो कटिंग करता है, तो उसमें कट के हिसाब से आता है। प्लाज्मा में एम्पियर नहीं होता, वो कटिंग के हिसाब से आता है। कट 40, कट 60, कट 80, कट 100, कट 160, इस तरीके हमारी प्लाज्मा की जो मशीन होती है वो आती है। अगर हमें 6 mm तक कटिंग करनी है तो हम कट 60 ले सकते हैं। अगर हमें 15 mm तक कटिंग करनी है तो आप कट 80%, जो कट 80 होता है वो परचेज कर सकते हैं। और अगर हमें 25 mm तक कटिंग करनी है तो आप कट 100 परचेज कर सकते हैं। और जिसकी उससे भी ज़्यादा मोटी सीट है, भाई 40 mm है, 50 mm की सीट है, तो उसके लिए हैवी ड्यूटी मशीन है, बड़ी मशीन है, जो कि कट 160 है। उससे हमारी जो मशीन है कट 60 वाली, वो 40 से 50 mm तक कटिंग कर देती है। उसके साथ ही एक मशीन और आता है प्रोफाइल भी हम लोग रखते हैं। प्रोफाइल भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वो भी, उससे भी आप कम से कम हैवी से हैवी जो अपना सीट होता है वो भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, प्लाज्मा के लिए आपको एयर की ज़रूरत पड़ेगी, मशीन आएगी, उसके साथ टॉर्च आता है और उसमें हमारे नोजल लगते हैं, और उससे तो उस तरीके से आप उसको कटिंग कर सकते हैं। और मैंने आपको 4 तरह की वेल्डिंग मशीन बता दी, जैसे आर्क हो गया, मिग हो गया, और टिक वेल्डिंग मशीन होगी, और प्लाज्मा वेल्डिंग मशीन होगी। तो अपने काम के अकॉर्डिंग आप मशीन इस तरीके की आप परचेज कर सकते हैं। और अगर हमें 15 mm तक सीट कटिंग करनी हो तो कम से कम उसमें हमें 3 फेस का ही परचेज करना होता है, क्योंकि जो कट 80 होता है वो सिंगल फेस में नहीं आता, ओनली 3 फेस में ही आता है। 6 mm तक कटिंग करने के लिए हमारे सिंगल फेस की मशीन आ जाती है, जो कि सही से काम कर देती है। तो अब हम
आपको बताएंगे जो भी सर्विस करते हैं कि जो हमारी मोस्फिट वाली मशीनें होती हैं, हम पता कैसे करेंगे कि जो हमारा मोस्फिट है सही है या ख़राब है। तो आपको लास्ट में बताऊंगा मोस्फिट कैसे चेक करते हैं। मोस्फिट होता है, आईजीबीटी होता है, डायोड होता है। हम इनको किस तरीके से मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि हमें पता चलेगा कि हमारा कौन सा पीस ख़राब है, कौन सा सही है, कितनी रीडिंग आनी चाहिए। हम अगर जो हमारा मोस्फिट होता है उसको हम चेक करेंगे तो कैसा पता चलेगा कि हमारी ये मोस्फिट ख़राब है या सही है। तो वही मैं आपको बताऊंगा, मल्टीमीटर से एक मोस्फिट लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से चेक करना होता है, और ये बताऊंगा कि किसकी मोस्फिट पहचान कैसा होता है कि उनके ये मोस्फिट है या डायोड है या आईजीबीटी है, क्योंकि सब सेम साइज का होता है, सेम कलर होता है, सिर्फ उसके ऊपर नंबर लिखा रहता है। तो हमें नंबर से ही पता करना होता है कि हमारा मोस्फिट है या आईजीबीटी है या डायोड है। तो इसी तरीके से मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कौन सा नंबर का हमारा मोस्फिट होता है, कौन सा नंबर का आईजीबीटी होता है और कौन सा नंबर का हमारा डायोड होता है। और आपको चेक करके बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो आपके पास मोस्फिट है या आईजीबीटी या डायोड है उसको आप चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हमारा खराब है या सही है। तो आइए देखते हैं अपना मोस्फिट को। तो ये हमारा मल्टीमीटर है। पहले हम मल्टीमीटर को समझेंगे। इसमें हमारा दो चीज़ होता है, जो ये इस साइड वाला होता है ये हमारा डीसी वाला होता है, जो इस साइड वाला था वो हमारा एसी वाला होता है। अगर हमें वेल्डिंग मशीन का आउटपुट चेक करना है कि आउटपुट कितना आ रहा है, तो हम अपना करेंगे एक 600 पे। हम इस अपना मल्टीमीटर को 600 पे करेंगे और जो भी हमारी वेल्डिंग मशीन होगी, आपको प्लस माइनस आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, माइनस में लगा के, एक प्लस में लगा के, एक अर्थिंग में, एक होल्डर में लगा के अपना आप वेल्डिंग मशीन का आउटपुट चेक कर सकते हैं कि हमारा डीसी करंट कितना आ रहा है। और अगर हमें अपना एसी करंट करना है तो एसी के लिए हमको इधर चेक करना पड़ेगा। हमारे जो मेन बिजली आती, मेन लाइट आती है, हमारा जो हमारा इनपुट आता है, अगर हमें इनपुट चेक करना है कि हमारा इनपुट कितना आ रहा है, सिंगल फेस है, डबल फेस है, 3 फेस है, तो आप इस 600 पे चेक करेंगे जो कि हमारा एसी वोल्ट आता है। और अगर हमको ये 3 चीज़ें चेक करनी हो, मोस्फिट, आईजीबीटी, डायोड, अगर इनको हमें चेक करना तो इनको हमारे यहाँ पे देखिए एक वॉल्यूम का बजर का ऑप्शन रहता है यहाँ पे कंटिन्यूटी पे। तो आपको मल्टीमीटर को सीधा लेके आना अपना कंटिन्यूटी पे। तो जो हमारा ये वाला ये रोटेट हो जाता है, इसको आप ऐसा रोटेट करेंगे तो ये हमारा आ गया कंटिन्यूटी पे। इसमें क्या होता है कि अगर हम जो मल्टीमीटर है हमारा, अगर इन दोनों को हम आपस में टच करते हैं तो इसके अंदर जो बजर होता है वो बीप करता है इस तरीके से। ये देखिए, अगर हम इनको आपस में टच करते हैं तो ये इस तरीके का हमारा बीप बजाएगा। ये देखिए, इस तरीके से अगर हम इन दोनों को आपस में टच करेंगे तो हमारा बीप बजाएगा, तो हमें पता चल जाएगा हमारा मल्टीमीटर जो हमारा चालू है। तो अब हमें चेक कैसे करना है, इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे, इसको 2 तरीके हैं चेक करने का। 2 तरीके से आप अपना मोस्फिट, आईजीबीटी, डायोड चेक करते हैं। पहले तरीका क्या है, आप कोई सा भी अपनी 2 वायर लीजिए, कहीं पर भी आपको लगाने हैं इस तरीके से। देखिए, ये हमारे 2 मल्टीमीटर हैं। अब आपको चेक करना है, जो आपका पहला वाला है आप यहाँ पे लगाइए इस तरीके से, और दूसरा वाला आप यहाँ पे लगाइए। अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा मल्टीमीटर में हमको रीडिंग शो करेगा। अगर हमारा ये रीडिंग देता है 300 से ऊपर आता है तो समझिए जो आपका मोस्फिट है या आईजीबीटी या डायोड है वो हमारा सही है। अगर ये रीडिंग कम देता है, जैसे कि हमें 150 देगा, 160 देगा, 50 देगा, 20 देगा, तो वो खराब होगा हमारा। कम से कम हमें 300 से एबव होना चाहिए, 300 से ऊपर होना चाहिए। और जैसे जो हमारे बीच वाला लगेगा हम इसको हटाते हैं, इस पे लगाते हैं तो ये 70-100 के आसपास जाता है, 1700 के आसपास जाता है, फिर अपने आप डाउन हो जाता है। अगर इस तरीके से अपना चेक होता है, दिखाता है आपको, अपना मल्टीमीटर शो करता है, तो समझिए हमारा जो मोस्फिट है वो सही है। दूसरा तरीका इसको क्या है चेक करने का, जो हमारा ब्लैक वाला है इसको आप बीच में यहाँ पे टच कर सकते हैं या बैक साइड में टच कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो ये पीछे वाला पार्ट होता है हमारे बीच वाला जो लेग होती है उससे शॉर्ट होता है। अगर हम बीच वाले से चेक करेंगे तो हमारा शॉर्ट दिखाएगा। अगर हम इस चीज को यहाँ पे करेंगे तो हमारा रीडिंग दिखाएगा। देखिए 341 हमारा रीडिंग दिखा रहा है, तो ये भी हमारा सही है। और अगर यहाँ करेंगे तो यही दिखाएगा, 1800 तक जाएगा, फिर डाउन हो जाएगा। अगर ये दोनों तरफ रीडिंग दिखाएगा तो हमारा समझो ये जो हमारा मोस्फिट है, डायोड है, कुछ भी है वो खराब है। तो एक तरफ रीडिंग दिखाना चाहिए और एक तरफ हमारे 1700-1800 जाना चाहिए, उसके बाद अपने आप डाउन आ जाना चाहिए। तो हमारे पे देखेंगे इस तरीके से आप मोस्फिट, आईजीबीटी, डायोड किसी भी तरीके का हो, इस तरीके से आप अपना चेक कर सकते हैं। हमारा जो करंट है वो कम से कम 300 से ऊपर होना चाहिए। 300 से या 250 से नीचे हो तो समझिए वो खराब है, उस वो वाला जो हमारा पार्ट्स है वो हमारा खराब होगा। इसमें हम चेक करेंगे, हमारे पास एक खराब आइटम है यहाँ पे, ये देखिए। अगर हम इसको चेक करते हैं इस तरीके से, देखिए एक हमने यहाँ लगा, यहाँ लगा, देखिए मल्टीमीटर हमारे 0-0 दिखाएगा वो। तो समझिए इस तरीके से अगर कोई भी आपका पार्ट्स होता है तो वो खराब है। ये देखिए हमने दोनों लगाया आपस में तो दोनों शॉर्ट हैं, ये किसी मशीन में से निकाला है, ये खराब है। तो इस तरीके से आप अपना पहचान कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ भी लगाएंगे, ये देखिए यहाँ भी लगाएंगे, कुछ दिखाएगा नहीं है,
है ना, हमें यहाँ पे रीडिंग दिखानी चाहिए, तो ये रीडिंग नहीं दिखा रहा है, ख़राब है। ये देखिए, इसी तरीके से आप हर तरीके के आप अपने जो मॉसफेट हैं, IGBT हैं, डायोड हैं, अपना चेक कर सकते हैं। और मैं अगली बार जो वीडियो बनाऊंगा वो आपको कैपेसिटर, ब्रिज हो गया और काफ़ी तरीके के कार्ड है हमारे में, आपको हर तरीके के बारे में बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो हम देखेंगे, हमारे पास पहला मल्टीमीटर है, दूसरा हमारे पास डायोड है और तीसरा हमारे पास मॉसफेट है और चौथा हमारे पास IGBT है। अब अगर हम इन तीनों के चेक करते हैं तो हमारे तीनों जो चीज़ें हैं, मॉसफेट, IGBT, डायोड, दिखने में तीनों सेम होते हैं, लेकिन तीनों का वर्किंग जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इनकी जो वैल्यू की पहचान होती है, जो हमें चेक करना होता है कि कौन सा मॉसफेट है, कौन सा IGBT है, कौन सा डायोड है, तो जिनके ऊपर रीडिंग लिखा रहता है, नंबर लिखा रहते हैं, तो उन नंबरों से हमें पहचान करना होता है कि कौन सा मॉसफेट है, कौन सा डायोड है, कौन सा IGBT है। तो अगर इसको हम देखेंगे तो सबसे पहला वाला जो है 25U20 है, जो 25U20 है हमारा, वो हमारा डायोड है। उसके बाद जो हमारा 18N50 है वो हमारा मॉसफेट है, और जो हमारा तीसरा वाला है ये हमारा 40N60 है, जो कि हमारे IGBT है। जो डायोड है हमारा, हम पहले की बात करते हैं डायोड वाले की, तो डायोड जो होता है ज़्यादातर मॉसफेट की मशीनों में लगता है, उसमें 9202 के डायोड लगते हैं, BN-B02 का डायोड लगता है। और जो ये वाला डायोड होता है हमारा पहला वाला, ये हमारा ज़्यादातर सिंगल कार्ड की मशीनों में यूज़ होता है। और जो हमारा ये वाला मॉसफेट होता है 18N50 का, मॉसफेट काफ़ी तरीके के होते हैं, कम से कम 8-10 तरीके के मॉसफेट होते हैं, जैसे 18N50, 23N50, 4107। इसमें एक मॉसफेट और होता है जो 3878 होता है। वो मॉसफेट क्या होता है, या तो मॉसफेट का टॉप कार्ड जो हमारा होता है उसको ऑन करने के लिए होता है, और 3878 का जो मॉसफेट होता है वो ज़्यादातर 3 फेज़ की मशीनों में यूज़ होता है, क्योंकि वो हैवी मॉसफेट होता है। जितने भी 3 फेज़ की मशीनें होती हैं सब में 3878 का मॉसफेट लगा रहता है, जो हमारी मॉसफेट BHT की मशीनें होती हैं। और जो हमारा IGBT है ये वाला, ये IGBT हमारा ज़्यादातर सिंगल कार्ड की मशीनों में लगता है। सिंगल कार्ड की मशीनों में मॉसफेट नहीं लगता है, उसमें ओनली IGBT या 2 डायोड लगता है। उसमें 2 डायोड भी हो सकते हैं, 4 डायोड भी हो सकते हैं, और 2 IGBT भी हो सकता है, और 4 IGBT भी हो सकती है। वही अगर हम मॉसफेट की बात करें तो हमारी मॉसफेट जो होता है, एक मशीन में कम से कम हमारे 12 मॉसफेट लगते हैं, अगर वो सिंगल फेज़ की छोटी मशीन है। अगर बड़ी मशीन है सिंगल डबल फेज़ की तो उसमें कम से कम 20 मॉसफेट लगते हैं, 10 लेफ्ट में, 10 राइट में, इस तरीके से हमारा लग सकता है। तो अब हमें चेक कैसे करेंगे कि हमारा जो मॉसफेट है, IGBT है, सही है या ख़राब है। इसमें एक चीज़ और है, अगर हम जो ये वाला हमारा IGBT है 40N60, ये ज़्यादातर लगता है सिंगल फेस में। अगर हमें डबल फेस की मशीन में IGBT लगानी है तो हमें डबल फेस एम्पियर की IGBT चाहिए होगी, जैसे कि 40N60 की है, 25N120 की IGBT आती है, 40T120 की IGBT आता है। जितने भी जो लेफ़्ट वाले साइड में 100 से ऊपर होगा, जिसकी रीडिंग 100 से ऊपर होगी, वो हमारी डबल फेज में IGBT लगेगी, ये वाली चिप वाली IGBT। तो अब हमें चेक करना है कि हम IGBT कैसे चेक करेंगे अपना। तो इन चीज़ों को हमको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास ये वाला मल्टीमीटर, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तरफ हमारा होता है AC वाला और दूसरा वाला हमारा होता है DC वाला।